प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पाउल प्रिंसिपल देखेंगे। बच्चों, वास्तव में आपने अब तक पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये किसी भी एटम में, परमाणु में, कोषों में होते हैं, इनको सेल कहते हैं। और आपने कल देखा कि कोषों के बाद ये उपकोषों में, फिर उपकोष कक्षकों में वितरित होते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी कोष के दिए गए उपकोष के किसी कक्षक में पाया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, हम सबसेल कहते हैं, सेल कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रखे कैसे जाएंगे, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं। उन नियमों के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जा सकता है। उन नियमों में सबसे पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। जिसको हम लोग इंग्लिश में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ये नियम है क्या? अपवर्जन नियम। वास्तव में किसी भी परमाणु में अगर हम देखें, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन, उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए एक निश्चित पोजीशन सेट होती है। वो किस सेल में होगा, किस सबसेल में होगा और किस ऑर्बिटल में होगा। उनकी पोजीशन और उस ऑर्बिटल में उनकी स्पिन या चक्रण क्या होगी। आप जानते हैं कि दो तरह का चक्रण होता है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ये जो चक्रण होते हैं ये भी डिफिनिट होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, परमाणु में, किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके लिए इनका एक निश्चित सेट होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, हमें कह सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित सेट होता है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसको डिफरेंशिएट करता है, विभेदित करता है, उसे अलग करता है। इसका मतलब है कि किसी भी परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित व अद्वितीय क्वांटम संख्याओं का सेट होता है। देखिए, अद्वितीय का मतलब होता है जो और किसी का ना, एक और एक अकेला। बच्चों, इसी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को पाउली ने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। इफ 3 आर सेम, देयर मस्ट बी फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट। इसका मतलब यह बच्चों कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता है। इसी को हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। बच्चों, परिभाषा आप चाहें तो लिख लें, अन्यथा परिभाषा बुक में भी आप देखकर लिख सकते हैं। समझने पे आप जोर दीजिए। देखिए, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान
नहीं हो सकती। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन। तो जो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बच्चों देखो इसमें कुछ कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखें, प्रथम इलेक्ट्रॉन, ये कहां होगा? 1s2 का पहला इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2 में है। इसके लिए n = 1 हो जाएगा, l = s है तो क्या होगा? 0। कल हमने आपको बताया n = 1, l = 0, n = 0 होगा, बट ms = क्या होगा? अब पहला इलेक्ट्रॉन है तो +1। इसी तरह से अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन देखें, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी 1s2 में ही होगा, n = 1, l = 0, m = 0, लेकिन ms = क्या हो जाएगा? -1। यहां पर 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन चौथी क्या है? डिफरेंट हो गई। इसी तरह से अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन देखें, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां होगा? 2s2 में, 2s2 का पहला इलेक्ट्रॉन। 2s2 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, देख सकते हैं n = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। l = क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल, s सबसे यहां भी है, s सबसे यहां भी है। m = एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। और ms = क्या होगा? अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन अगर s में होंगे, पहला ये है, दूसरा ये है, पहला अपवर्ड है जिसका हो जाएगा +1। और इसी तरह से हम चौथा इलेक्ट्रॉन अगर ले लें, इसके लिए सारी चीजें सेम होंगी, केवल ms = हो जाएगा -। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने देखा, चारों में n की वैल्यू इन दोनों में सेम है, इसमें डिफर है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू डिफर करती है अगर हम पहले और तीसरे को कंपेयर कर लें। केवल n के अलावा बाकी चीजें क्या है? सेम है। पहले और दूसरे में ms के अलावा बाकी चीजें सेम है। तीसरे और चौथे में अगर हम देखें तो फिर ms के अलावा बाकी चीजें सेम है, बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स सेम है। इसका मतलब 3 तो सेम हो सकता है, ये जरूरी नहीं 3 सेम हो, 2 भी सेम हो सकता है, 1 सेम हो सकता है, या कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन कोई न कोई एक डिफर करेगा जिससे उस इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी को हम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 5वां इलेक्ट्रॉन देखें, 5वां देखिए कहाँ है? 2p6 में, 2p6 का प्रथम इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर देखें n = अगेन 2 ही होगा, लेकिन l = चेंज हो गया 1। m = क्या हो सकता है? अब m = हो सकता है, देखिए अगर l = 1 है तो +1 0 -1, यानी 3 ऑर्बिटल होंगी, और इन तीनों में से पहला इलेक्ट्रॉन जो है +1 में होगा। इस तरह से हमें कर सकते हैं m = क्या हो जाएगा? +1, और ms = हो जाएगा +1। तो बच्चों देखिए यहाँ पर n सेम है, लेकिन l और m क्या है? डिफर कर रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो बच्चों अगर इसी चीज को हम अपोजिट देखें, एप्लीकेशन ऑफ पाउली अपवर्जन प्रिंसिपल, पाउली अपवर्जन नियम के उपयोग क्या है, इससे निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए कई निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें बच्चों, पाउली अपवर्जन नियम के हम अनुप्रयोग देखेंगे क्या हो सकता है।
बच्चों हम लोग अनुप्रयोग देख रहे थे पाउली अपवर्जन नियम। इसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं देखिए। सबसे पहले अगर हम देखें कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आप देखिए किसी कक्षक के लिए ms की कितनी वैल्यू होती है, 2 ही हो सकती है, +½ और -½ किसी भी कक्षक के लिए अगर हम देखेंगे n, l और m का मान तो वही होगा, क्योंकि कोई भी कक्षक किसी कोश या उपकोश का हिस्सा होगा और स्वयं किसी कक्षक के अपने m का मान वेरी नहीं कर सकता है। तो किसी भी एक कक्षक को अगर हम ले लेंगे तो इसके तीनों मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो m के कितने मान वेरी कर सकते हैं, केवल 2, अर्थात किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पास होते। इसी तरह से हम उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हैं, अधिकतम क्या हो सकती है। जैसे S उपकोश में हम देखें, S उपकोश देखिए, S उपकोश के लिए L की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू क्या होगी 0, केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, और अगर एक ही ऑर्बिटल होगा तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। बच्चों इसी तरह से अगर हम देखें P उपकोश को, तो देखिए P उपकोश में L की वैल्यू 1 हो जाएगी, M की वैल्यू क्या होगी +1, 0, -1। इसमें कितने ऑर्बिटल हुए, 3। अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब हर ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और हम कर सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से D उपकोश में आप देखिए L = 2 है, M की कितनी वैल्यू होगी, 5 वैल्यू होगी, +2, +1, 0, -1, -2। और इस तरह से अगर हम देखें तो 5 ऑर्बिटल हुए तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से F उपकोश में आप देख सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या L = 3 अगर है, M के लिए वैल्यू कितनी होगी, +3, +1, +2, +1, 0, -1, -2, -3। कितने ऑर्बिटल हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 40, क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो इस तरह से किसी कोश में, उपकोश में, फिर उपकोश के आधार पर किसी कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। बच्चों अब इसके बाद होता है, अगर हम किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखें, तो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखने के लिए L की वैल्यू और M की वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनको एकीकृत करके वास्तव में किसी कोश में अगर हम देखें तो उपकोशों की संख्या जो होती है, ये होती है n के इक्वल। जितने कोश संख्या होगी, n की वैल्यू जो किसी कोश के लिए होती है, वही इसमें वो कोशों की संख्या होगी। और किसी भी उपकोश की अगर हम उपकोश की संख्या को अगर हम देखें, इसको हम L के मान से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L के मान से। तो जो n उपकोश होते हैं, इनके लिए L के मान क्या होते हैं, ये होते हैं 0 to n-1, 0 से n-1 तक मान होता है। जैसे अगर हम देखें n = 3, तो उपकोशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 उपकोश होंगे, आप जानते हैं। n = 3 है तो कोशों की संख्या क्या होगी, यही होगी, 3 होगी। लेकिन इनके लिए L के मान क्या होंगे, इन तीनों कोशों के लिए L = हो जाएगा 0, 1, 2। और ये तीनों कोश कौन से हैं, S, P, T। अब बच्चों सब में M के मान क्या होंगे, इसे हमें निकालना पड़ेगा। इसको एक सिंपल से फार्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं कि
किसी कोष में कक्षकों की संख्या ये बराबर होती है सिग्मा L इक्वल टू 0 L इक्वल टू n-1, क्योंकि m का मान इन्हीं L की वैल्यूज पर निर्भर करता है। फिर हो जाएगा 2L प्लस 1। और अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा सिग्मा L इक्वल टू 0 L इक्वल टू n-1 2 इंटू 2L प्लस। अब इसको हम 3 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप देखिए। देखिए यहां पर n इक्वल टू 3 है, इसमें कितने कक्षक पाए जाएंगे? कक्षकों की संख्या अब L की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। हमें कर सकते हैं कक्षकों की संख्या हो जाएगी सिग्मा L इक्वल टू 0 टू L इक्वल टू n-1 का मतलब, और यहाँ पर 2L प्लस, इसको अगर हम देखें L की वैल्यू 0 1 2 है, हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2L यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 2 जा 4 1 5। टोटल कितना हुआ? 5 3 8 एंड 9। 9 कक्षक। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या देखिए क्या होगी? संख्या 2 इंटू 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी आप देखिए यहाँ पर अगर 2 हम कर देंगे, सब में 2 2 की मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 18 टोटल करने पर आ जाएगा। इस तरह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर अपॉर्चन नियम के आधार पर हम विभिन्न कक्षकों, कोषों और कोषों में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे अबाउ का नियम क्या है। हाँ, तो बच्चों देखें, हम अबाउ सिद्धांत या अबाउ प्रिंसिपल देखने चल रहे हैं। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, यद्यपि ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं कि अबाउ किसी का नाम नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, यह एक शब्द है, जर्मन शब्द है या लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करना मतलब होता है कि जब हमें ये पता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक जो हम संरचना निर्मित करेंगे, उसको हम किस तरह से बता सकते हैं, किस तरह से बनाकर बता सकते हैं। तो इसका एक ढांचा जो निर्माण करना है इलेक्ट्रॉनों के वितरण का, उसी को निर्धारित करने वाले सिद्धांत को हम अबाउ प्रिंसिपल या अबाउ नियम कहते हैं, जिसका मतलब होता है निर्माण। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक वितरण को हमें निर्मित करना है। कैसे हम उसको कर सकते हैं, इसको देखिए। समझने के लिए जो पहला रूल है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन सदैव उपकोषों के आधार पर फिलअप होते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि कोई आवश्यक नहीं है कि किसी कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेल या नेक्स्ट कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा सब सेल के अकॉर्डिंग, हमेशा एक सब सेल जब फिल हो जाता है तो हम दूसरा सब सेल स्टार्ट करते हैं। यद्यपि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, आप आगे देखेंगे, लेकिन सामान्य जो नियम है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन सदैव कोषों के आधार पर भरे जाते हैं, न कि कोषों के आधार पर।
पर, यानी नॉट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, दे आर ऑलवेज फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सब सेल। वो कोषों हम क्या कहते हैं? सब सेल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है एक्चुअली वो सब सेल के एनर्जी पर डिपेंड करता है। बच्चों, सेल एक एनर्जी लेवल है, उसमें डिफरेंट सब सेल होते हैं, सब सेल की अपनी एनर्जी होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक सेल जो होता है उसका कोई पर्टिकुलर सब सेल दूसरे सेल के पर्टिकुलर सब सेल से कम एनर्जी का हो या ज्यादा एनर्जी का हो। अर्थात सेलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम नहीं कर सकते। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम ऊर्जा को एक ग्राफ के रूप में व्यक्त करें और सबसे नीचे हम 1 को रखें, सेल नंबर 1 n=1, इसमें एक ही कोष या एक ही उपकोष है, S उपकोष। उसके बाद बच्चों n हम ले लें 2, इसमें कितने उपकोष होंगे? 2, S और P। S की एनर्जी कम होती है 2S की, उसके बाद होती है 2P की एनर्जी। इसी तरह से अगर हम n=3 ले लें, यहां पर 3 सबसेल हो जाएंगे, 3S, 3P, 3D। और n हम अगर 4 लें तो यहां पर 4 सबसेल होंगे, 4S, 4P, 4D, 4F। बच्चों, यहां मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि वास्तव में जो ये संरचना है इस तरह से सब सेल की एनर्जी नहीं होती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन देखा यह गया है कि 3D की एनर्जी ज्यादा होती है, 4S की एनर्जी कम होती है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप हम करना शुरू करेंगे, पहले 1S में, फिर 2S, 2P, 3S, 3P, 3P के बाद चूंकि 4S है फिर 3D है, यानी पहले 4S फिलअप होगा, उसके बाद 3D फिलअप होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन सेलों के क्रम में नहीं बल्कि सब सेल के क्रम में भरे जाते हैं, और जिस सब सेल की एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन सदैव उसी में प्रवेश करता है। तो एक जो सिंपल सा रूल है वो ये है कि इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज द सबसेल ऑफ मिनिमम एनर्जी, यानी तलस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन सदैव न्यूनतम संभव ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। और इस तरह से एक एक करके हम अगर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते चले जाएं तो हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता सकते हैं किस क्रम में होगा और कैसा होगा। तो बच्चों, यही आपपाउ प्रिंसिपल है, आपपाउ नियम है, जिसके अनुसार जहां तक संभव होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन उपकोषों में या कोई भी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु में अपना स्थान ऑक्युपाई करता है तो जहां तक संभव होता है न्यूनतम ऊर्जा वाले किसी उपकोष में प्रवेश करता है। अब उपकोषों की ऊर्जा को हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए एक नियम है N+L नियम। यह हमें देखना है। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। कल हम लोग N+L नियम देखेंगे और हुंड्स का प्रिंसिपल देखेंगे, हुंड का नियम देखेंगे तथा ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।